नमस्कार। विपक्ष ऑलवेज बेदम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रिकॉर्ड 9वां बजट पेश किया। लंबा विजन, बड़े प्रोजेक्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस और आर्थिक ग्रोथ का रोड मैप। लेकिन बजट के आंकड़े पूरे भी नहीं पढ़े गए कि विपक्ष ने पहले से लिखी स्क्रिप्ट खोल दी। सवाल यह है कि क्या विपक्ष ने बजट पढ़ा भी है या सिर्फ विरोध करना ही एजेंडा है। दरअसल आज से संसद में बजट पर परिचर्चा की शुरुआत होनी है, लेकिन बहस से पहले ही विपक्ष ने हंगामे की पिच तैयार कर ली है। कांग्रेस ने आनन फानन में कल शाम बैठक बुलाई थी। बयान जारी हुए, आरोपों की लाइन लग गई। कांग्रेस ने बजट को दिशाहीन, बिखरा हुआ, जनता विरोधी बताया। मतलब बजट चाहे कैसा भी हो, विरोध तय है। राहुल गांधी ने कहा कि युवा और किसान को नजरअंदाज किया गया। ममता बनर्जी भी बौखलाई। अखिलेश यादव ने बजट को उम्मीदों की खाली थाली बताया और आज संसद में विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश भी करेगा। तो बजट को लेकर कैसे बेदम है विपक्ष, आज इसी पे चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, आज बजट पर परिचर्चा की शुरुआत होनी है। क्या विपक्ष रणनीति बना रहा है? भाई, विपक्ष के पास कोई रणनीति ही नहीं है। आपने बिल्कुल सही कहा कि बजट उधर पढ़ा जा रहा था। पहले से ही लोगों ने प्री रिटन स्क्रिप्ट जो है वो शुरू कर दिया। राहुल गांधी एक कदम आगे। आजकल उनको डेड वर्ड से बड़ा लगा हुआ है। डेड बजट है, डेड इकोनॉमी है। एक छोटा सा एक्सरसाइज कर लीजिए। 2014 के बाद से जितने भी बजट आए हैं, उस बजट के बाद जो बयान इन लोगों का आया है, वो देखिएगा एक कॉमन थ्रेड है। दिस बजट इज एंटी पीपल, दिस बजट इज एंटी पुअर, दिस बजट इज एंटी मजदूर, एंटी किसान, और रटा रटाया। और यही कॉपी एंड पेस्ट जो इन लोगों के बयान है, वो बताता है कि किस तरीके से ये लोग वैचारिक और एकेडमिक दृष्टि से ये पूरी तरीके से दरिद्र हो चुके हैं। दे हैव नथिंग टू से, नथिंग टू ऐड। बस इनको विरोध करना है, वो विरोध कर रहे हैं। भाई, डेड इकोनॉमी कैसे है? डेड बजट कैसे हो गया? कम से कम आप इस तरह की तो बातें करो कि भाई एक मिडिल रास्ता भी कि पढ़ लो। ये 12 लाख करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर में लगा दिया गया है। पूरी दुनिया तारीफ कर रही है कि किस और इस सरकार, इस देश को लेकर के इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि भाई अभी नहीं, जो प्रोजेक्ट ये 12 लाख करोड़ रुपए साल खर्च होंगे जो परियोजनाओं में, उसका डिविडेंड 10 साल के बाद, 5 साल के बाद, 20 साल के बाद नजर आएगा। आप सड़कें बना रहे हो, मेक इन इंडिया कर रहे हो, आप इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहे हो कि आप मैन्युफैक्चरिंग हब दुनिया का बन सके। आप कह रहे हो डेड है। भाई, दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है हम, अमंग G20, दुनिया के टॉप 20 इकोनॉमी में। नया IMF का आंकड़ा आया है, हम लोग 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुके हैं। 4.71 ट्रिलियन की इकोनॉमी ऑलरेडी हम लोग बन चुके हैं। तो ये आप देखिए। और ये भी मैं आपको बता दूं, अगर GDP को PPP में अगर आप कैलकुलेट करें, जो बहुत बड़ा मानक होता है, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट इसको ज्यादा वैल्यू करते हैं कि लोगों की खरीदारी की ताकत कितनी है, अंदर के मार्केट का दम कितना है, उसमें GDP PPP को जो है वो आंका जाता है। उसमें हम थर्ड हैं। कहने का मतलब ये है कि ये सब, वो कहते हैं कि सावन के अंधा उसको हरा हरा नजर आता है, तो उसके वो ठीक रिवर्स है। इनको कुछ भी कर दो, कुछ भी अच्छा कर दो, इनको जो है बड़ी दिक्कत होती है। सर, कल बजट पेश होते ही कांग्रेस पार्टी ने एक मीटिंग बुलाई थी। सोनिया गांधी भी उस मीटिंग में मौजूद थी, बताया जा रहा है। कांग्रेस ने क्या रणनीति बनाई है? आज बवाल होगा, क्योंकि राहुल गांधी ने कल ही संकेत दिए थे कि आज वो रिप्लाई करेंगे, बोलेंगे बजट पे। देखिए, जो स्थिति कांग्रेस की है, वो चिंतन मनन तो ये लोग कर रहे हैं, लेकिन कैसे घेरे, क्योंकि एक एक सेक्टर की भी बात अगर करेंगे तो किसी सेक्टर पर इनके लिए कुछ कहने के है ही नहीं आधार। अगर मीडिया में चर्चा होती है, इनके प्रवक्ता जाते हैं तो क्या बात करेंगे। जैसा डॉक्टर साहब ने कहा
इंफ्रास्ट्रक्चर की बात। ये इंफ्रास्ट्रक्चर की चर्चा शुरू होती है और फिर बात होने लगती है कि 10-15 साल पहले से ये व्यवस्था हम लोगों ने अपना ली होती तो आज क्या स्थिति होती। चाइना ने यही किया था और भारत में उस समय भी 15-18 साल पहले यूपीए की सरकार के समय में यह चर्चा शुरू हुई थी कि अर्थव्यवस्था का आधार क्या होना चाहिए। आज राहुल गांधी बात करते रहता है कि देखो भाई, हमारे इकोनॉमी का मेन बेस कहां होना चाहिए, प्रोडक्शन सेक्टर की तरफ। प्रोडक्शन नहीं हो रहे, हमारी फैक्ट्रियां बंद हो रही, रोजगार नहीं मिल रहे। तुमने क्या किया? सर्विस सेक्टर को प्रायोरिटी दे दी। तो सर्विस सेक्टर को प्रायोरिटी दे दी, इसके कारण पैसे तो आ रहे थे, लोगों का थोड़ा रोजगार मिला था, बाहर जा जाकर काम कर रहे थे, लेकिन हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं किया। चाइना क्या कर रहा था उस समय, उसका कुछ आलोचना भी हो रही थी। कुछ इकोनॉमिस्ट बोलते थे कि ये चाइना जो पोर्ट बना रहा है अगले 15 सालों तक तो इसका उपयोग ही नहीं हो पाएगा। जो हाईवे बना रहा है, जिन जगहों पर बना रहा है, वो ऐसे जगह हैं जहां का कोई ये यूज ही नहीं कर सकता अगले 8-10 सालों तक। लेकिन उसने किया और इसके कारण उसका प्रोडक्शन का हब बना और फिर चाइना का मार्केट हमारे लिए डंपिंग ग्राउंड बन गया। ये हम उसके लिए डंपिंग ग्राउंड बन गए। चाइना प्रोडक्ट आने लगा और इन लोगों ने बढ़ावा दिया कि सस्ता मिल रहा है, सस्ता मिल रहा है। आज उसी को चेंज किया जा रहा है। आज अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका आधार आगे 2-4 साल में दिखेगा। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी विकसित भारत की बात करते हैं। यह अभी की स्थितियों के बारे में नहीं कि क्या सस्ता हुआ, क्या महंगा हुआ, किचन पर क्या दबाव पड़ा, लोगों पर कितना दबाव पड़ा, देश पर कितना दबाव पड़ रहा था, इसकी चर्चा नहीं होती। यह चर्चा नहीं होती कि राहुल गांधी खटाखट स्कीम लाएगा और पैसा कहां से लाएगा। पैसा लेकर, कर्ज लेकर और उसके बाद लोगों के बीच बांट दो, लोग थोड़े समय के लिए खुश हो जाएं और उसके बाद सरकार के ऊपर बर्डन बढ़ता रहे, देश कमजोर होता रहे। ये बजट में इन लोगों के लिए आधार दिखा नहीं, तो इसी के कारण ये रणनीति बना रहे थे और उसमें चर्चा हुई कि हम सेक्टर वाइज बात नहीं कर सकते। तो बात क्या करोगे? शाश्वत समस्याएं, जो यूनिवर्सल प्रॉब्लम्स होते हैं, और उसमें कुछ शब्दों का इस्तेमाल करो, उसी के आधार पर बात करो। अभी जो राहुल गांधी की स्ट्रेटजी बनी है वो हिपोक्रेसी की बात करेंगे, मोदी की तानाशाही की बात करेंगे, ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इन क्षेत्रों में कुछ नहीं हुआ, गरीबों को, बेरोजगारों को, श्रमिकों को, ये सारी बातें वही करेंगे जो सामान्य लोग सुनने के लिए चाहते भी हैं। लेकिन उसके अलावा जब उनके विरोध में बातें होती है तो लोगों को समझ में आता है तो हमें बेवकूफ बना रहा था। इसलिए राहुल गांधी की स्ट्रेटजी है, कुछ बातें करो, वॉकआउट करो, हंगामा करो और उसके बाद सामने वाले को, यानी कि बजट पर परिचर्चा में सरकार के जवाब को सुनने से पहले ही वॉकआउट कर जाओ, हंगामा करो कि वो जवाब दे ही ना पाए। हंगामा करना तो आदत विपक्ष की है, लेकिन क्या विपक्ष के पास कोई ठोस आधार, कोई ठोस डेटा है जिसको वो सामने रखकर चर्चा कर पाए, या फिर आज बवाल और हंगामा ही होना है? देखिए, है क्यों नहीं, ये ठोस है, ठोस मूर्खता है, मन इतना सॉलिड कि आप उसका अंदाजा नहीं। अब देखिएगा, अभय मुद्रा निकलेगा तो संविधान निकाला जाएगा। राहुल गांधी ने पार्लियामेंट्री डिबेट का स्तर जिस हिसाब से रसातल में वो ले गए हैं, लगता नहीं कि वो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। अगर बजट के ऊपर हो रहा है, आप ये कहते कि देखिए कुछ सेक्टर्स जो है उसमें ठीक काम किया गया है, कुछ सेक्टर में ये गड़बड़ी है, कुछ सेक्टर में और भी ये तब्दीलियां जो है की जा सकती है। एज अपोजिशन अगर आप पॉजिटिव क्रिटिसिज्म करते हो या आप बजट का क्रिटिसिज्म भी करते हो, तो जनता के सामने कम से कम आपके पास एक अल्टरनेटिव मॉडल होना चाहिए कि देखिए ये खर्च जो है वो ठीक नहीं है। आप कह सकते थे, राजीव ने बहुत सही याद दिलाया कि सारा कुछ जो है आपने सर्विस सेक्टर में डाल दिया। उसमें नौकरी का क्या मतलब होता था यूपीए सरकार के दौरान? हर जगह फर्जी कॉल सेंटर। नोएडा देख लीजिए, गुड़गांव, कॉल सेंटर, कॉल सेंटर, कॉल सेंटर, यही आपने खोला ना। उसके अलावा क्या किया? मैन्युफैक्चरिंग हब बना दिया या डंपिंग ग्राउंड बना दिया। अभी इसी सारी चीजों को रिवर्स किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी मैन्युफैक्चरिंग हाईवेज क्रिएट कर रहे हैं। आप देखिए किस तरह से सड़कों को जोड़ने के लिए नई नई बातें कही गई। क्यों किया जा रहा है? क्यों मेक इन इंडिया के ऊपर जोर दिया जा रहा है?
टारगेट प्रधानमंत्री मोदी का ये 2029 का चुनाव नहीं है, 2034 का चुनाव नहीं है। प्रधानमंत्री आए, उन्होंने बताया ये क्या एजेंडा, मोटो क्या है। मोटो बहुत ही क्लियर है कि 2047 तक हमें दुनिया के अग्रणी इकोनॉमी में अपना स्थान बनाना है, भारत को विकसित करना है। भारत को विकसित करने का मतलब क्या है? हर हाथ में रोजगार, हर पॉकेट में जो है पैसे, हर अकाउंट में बचत और एक लाइफस्टाइल सारे लोगों का जो है वो बेहतर हो, घर हो, सारी चीजें हो। और उस कैसे होगा वो? बस पिछला स्क्रिप्ट उठाया, लिख दिया कि भाई एंटी पीपल है, एंटी ये है, एंटी वो है। भाई मुझे भी पसंद आता कि अगर कांग्रेस पार्टी के लीडर राहुल गांधी एक यू टेक योर टाइम, अभी 1 महीना बचा हुआ है, कभी भी आप जो है आप भाई होता क्या है कि अब इसके बाद जो डिस्कशन जब होगा, जब इसको पारित किया जाएगा बजट के ऊपर, आप उस समय लेकर क्या है, लेकिन वेल स्टडीड तरीके से, रिसर्च से बैक्ड अप। लेकिन आप क्या करोगे? आप यही करोगे कि वहां जाओगे, प्रधानमंत्री मोदी को 4 गालियां, निर्मला सीतारमण को 4 गालियां, संविधान निकाल करके फिर वही रोहित वेमुला बात। देखिए मैं मजाक नहीं कर रहा, कल ये रोहित वेमुला जो बात करेगा, ये सारी चीजें वो करके वो बजट के खिलाफ जो है बयान हो गया और उसके बाद वॉकआउट करके ये लोग भाग जाएंगे। कोई मुद्दा नहीं है, ना ही ठोस आधार है। लेकिन राहुल गांधी बोल रहे हैं, ममता बनर्जी बोल रही हैं, अखिलेश यादव से लेकर तमाम विपक्ष के नेता बोल रहे हैं। लेकिन क्या बजट को लेकर इन विपक्षी पार्टियों में क्या एकजुटता है? क्या पूरा विपक्ष एकजुट आज नजर आएगा संसद में? देखिए, किसी भी मुद्दे पर ये एकजुट नजर आ ही नहीं सकती। अगर एकजुटता हो जाएगी तो आपस में ये मिलजुल कर भारतीय जनता पार्टी को चुनौती पहले दे पाते, अभी भी नहीं दे पाते और बाद में भी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि एकजुटता एजेंडे पर होती है। जब सेल्फ इंटरेस्ट की बातें निकलने लगे, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन ना हो, तो फिर एक दूसरे के साथ कैसे बैठेंगे? बिखरा हुआ रहेगा। इन लोगों की स्थिति यही है। ममता बनर्जी अभी कुछ बोलना उनकी मजबूरी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, बजट पेश हुआ है तो कुछ तो बोलना ही है, लेकिन वो अभी फोकस बजट पर नहीं कर रही, संसद के सत्र पर भी फोकस नहीं है। उन्होंने तो अपने सांसदों को कह दिया 2-3 दिन काफी है। उसके बाद जैसे ही ममता बनर्जी यहां से लौटेंगी, दिल्ली छोड़कर कोलकाता जाएंगी, वैसे ही पीछे पीछे इनके सारे सांसद चले जाएंगे। बजट सत्र होता रहे, अगले अप्रैल वाला भी सत्र होता रहे, इनसे कोई लेना देना नहीं है। इनको चुनावी ड्यूटी पर लगा दिया गया है। तो वो क्यों कांग्रेस के साथ बैठकर ये बजट पर मंथन करके राहुल गांधी के पीछे पीछे चल के? और दूसरी बात भी है, क्योंकि कांग्रेस और दूसरी तरफ ये ममता बनर्जी की पार्टी, उन्होंने, अभिषेक बनर्जी ने पिछले संसद सत्र के दौरान जो मीटिंग की थी सांसदों की, उसमें कह दिया था कांग्रेस के नेताओं के इर्द गिर्द नहीं दिखाई पड़ना चाहिए और इन लोगों के साथ मीटिंग भी नहीं होनी चाहिए। यहां तक कि शरद पवार के बर्थडे पार्टी में जो टीएमसी के नेता गए थे, उसे फटकारा गया कि वहां गए थे और प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी भी था, उसके साथ मिलजुल रहे थे और वहां पर हमें मैसेज दिखाना पड़ता है। वहां पर बंगाल में चर्चा होती है, दोनों मिला हुआ है। अगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मिलते हो, वहां पर मैसेज जाता है कि देखो भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में इतने सांसद हैं। तो उस परसेप्शन की जंग में ममता बनर्जी ये चाहती है कि कांग्रेस के साथ मिले जुले न रहें। अरविंद केजरीवाल ऐसे ही चाह रहे हैं। अभी पंजाब में चुनाव से पहले देखिए, चंडीगढ़ के मेरे चुनाव में, दोनों अलग अलग। तो ये सब अपने अपने इंटरेस्ट के साथ आगे बढ़ रहे हैं, कोऑर्डिनेशन हो ही नहीं सकता। सबको लगता है कि हम ज्यादा आक्रामक हों, हम ज्यादा आक्रामक हो। राहुल गांधी अगर ज्यादा एग्रेसिव हो गया, संसद में उसी की चर्चा होने लगी, तो केजरीवाल का क्या होगा, ममता बनर्जी का क्या होगा? ये बड़ा लीडर बन जाएगा, मुसलमानों का साथ इनका लीडरशिप बढ़िया बेहतर हो जाएगा। तो इसलिए सब बिखरे हुए हैं, वहां भी बिखरे रहेंगे। राहुल गांधी पर मेज थपथपाने वाला कांग्रेस के 4 चमचा ही हो सकता है, दूसरे लोग नहीं होंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो कांग्रेस पार्टी बैठक पर बैठक कर रही है, बयान पर बयान दे रही है, लेकिन एक भी ठोस आर्थिक सुझाव सामने नहीं रख पा रही है। राहुल गांधी आज संसद में बोलेंगे, ये घोषणा तो पहले ही हो चुकी है, मगर सवाल यह है कि क्या वो आंकड़ों से हमला करेंगे या फिर वही पुराना राजनीतिक नैरेटिव दोहराया जाएगा। विपक्ष के पास इस बार एकजुट लाइन नहीं है, हर पार्टी अलग सुर में बोल रही है, ना साझा रणनीति, ना साझा विजन। यही वजह है कि संसद में हंगामे की तैयारी ज्यादा दिख रही है, बहस की तैयारी कम। कुल मिलाकर बजट को लेकर विपक्ष बेदम है। आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।